हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, कंबशन एंड फ्लेम, ये हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्या है डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। पिछला चैप्टर बच्चों हमने किया था कोल एंड पेट्रोलियम का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे दोनों के दोनों क्या थे, फॉसिल फ्यूल्स थे। और फॉसिल फ्यूल्स हैं तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए इनको जलाना तो पड़ता ही है। ठीक है ना। तो अगला चीज इसी से रिलेटेड है हमारा। कंबशन का मतलब होता है अगर हम किसी भी ईंधन को फुल एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो एयर जो है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो केमिकली कंबाइन होती है ईंधन के साथ में, और तरह तरह के हमको कंबशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो दहन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को, दहन। इसका सिंपल मतलब होता है बर्निंग। समझ में आ गया। वॉट एवर फ्यूल वी हैव गॉट, दैट फ्यूल इज बर्न्ड in presence of air so as to give us energy in the form of heat and light। और यही प्रक्रिया कहलाती है कंबशन। एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। तो कंबशन का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना। ठीक है ना। और फ्लेम का मतलब होता है जो उसकी लौ उत्पन्न होती है ना, फ्लेम, लपट जो होती है, उसी को हम फ्लेम बोलते हैं। तो देखेंगे कि इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस वगैरह क्या है। ठीक है, चलिए। तो देयर आर सम डेफिनेशंस। फर्स्ट वन, फ्यूल क्या होता है, हिंदी में ईंधन किसे कहते हैं। Any substance which when burnt in presence of air gives heat and light is called a fuel। ईंधन एक ऐसा पदार्थ है, ऐसा सब्सटेंस है जिसको यदि एयर के प्रेजेंस में जला दिया जाए तो क्या होता है, उससे हमको एनर्जी मिलती है। किस रूप में, हीट के रूप में और लाइट के रूप में। मान लीजिए कैंडल है, वैक्स एक ईंधन है। अब वैक्स को हम जलाएंगे, मोमबत्ती को जलाएंगे तो बच्चों आपको लाइट भी मिलती है, रोशनी करने के काम आती है, और हीट भी मिलती है। तो ईंधन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको जलाने के उपरांत हमको एनर्जी मिलती है हीट और लाइट के रूप में। कहीं पे हमको लाइट यूज करते हैं, कहीं हमको हीट करते हैं यूज, कहीं पे दोनों ही कर लेते हैं। ठीक है ना। तो फ्यूल समझ में आ गया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सेकंड वाला डेफिनेशन है कंबशन क्या होता है। हिंदी में इसी को बोलते हैं दहन। तो बर्निंग प्रक्रिया है, तो ये एक केमिकल प्रक्रिया है। क्या है ये, एक केमिकल प्रोसेस है। सो इट इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एक सब्सटेंस टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। तो नॉर्मली कंबशन के दौरान हीट हमको मिलती है, लाइट भी मिलती है, बट नॉर्मली हम हीट के लिए कंबशन करते हैं। समझ में आ गया। सो व्हाट इज कंबशन, ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वो केमिकली कंबाइन होता है और क्या मिलेगा हमको, हीट मिलेगी इस प्रक्रिया में। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कंबशन। चलिए, अब कंबशन के आधार पर हम जितने भी मटेरियल्स है, सब्सटेंसेस है, उसको दो भागों में बांट सकते हैं, दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको एयर के प्रेजेंस में जलाया जा सके और जलाने के उपरांत हमको एनर्जी मिलती हो हीट लाइट के रूप में। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको जलाना संभव ही नहीं है, जो ज्वलनशील नहीं है, जलाए नहीं जा सकते। ठीक है, तो जो जलाए जा सकते हैं हीट और लाइट लेने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, उनको तो कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। और जो न जलाए जा सकें, जिनको जो जलते ही नहीं हो एयर के प्रेजेंस में, उनको बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। समझ में आ गया। चलिए, तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंसेस दैट कैन बी बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। वो पदार्थ जो कि एयर के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल सकें, ऊर्जा देने के लिए, एनर्जी देने के लिए, वो है कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। एग्जांपल इसमें क्या क्या आ गया, अब देखो क्या क्या जला सकते हो आप। पेपर जला सकते हो, कंबस्टिबल है। ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियां जला सकते हो, कंबस्टिबल है। वुड, लकड़ी जला सकते हो, कंबस्टिबल सब्सटेंस। एलपीजी जला सकते हो, पेट्रोल, कोयला, कोल, चारकोल। चारकोल लकड़ी वाला कोयला होता है, हल्का। ठीक है, तो लकड़ी को यदि हम एयर के एब्सेंस में हीट कर दे बहुत स्ट्रांगली, लकड़ी को यदि हम बिना एयर के बहुत स्ट्रांगली हीट कर दें तो वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आएगा। और कोयले को स्ट्रांगली हीट कर दें एयर के एब्सेंस में तो उससे कोक बनता है। तो कोल से तो कोक बनता है, चारकोल जो है वो लकड़ी से बनता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो ये सारे के सारे जो ईंधन है ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, ज्वलनशील हैं, जलते हैं, एनर्जी देते हैं एयर के प्रेजेंस में। ठीक। अगला क्या है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी बर्न्ट इन एयर। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एयर में जलाए नहीं जा सकते हैं, ये कहलाते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने बच्चों, लोहा है, एल्यूमिनियम है, स्टोन पत्थर है, पानी है, ईंट है। ठीक है, ये सारे तो स्टोन, वाटर, आयरन, ब्रिक, एल्यूमिनियम लिख दो आप। ठीक है, पीतल, ब्रास लिख दो, इनमें से कोई सी भी चीज जलती नहीं है। ये हो गए हमारे, सॉइल लिख दो, मिट्टी भी नहीं जलती, ये हमारे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। क्लियर है बच्चों। चलिए, अगली हमारी डेफिनेशन है बच्चों इग्निशन टेम्परेचर। बच्चों आपने देखा होगा एक पेपर है, पेपर को तुरंत हम
अग्नि दिखाते हैं तुरंत ही आग पकड़ के जलने लगता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक मोटा सारा लकड़ी का लट्ठा दे दूं और उसमें हम तिल्ली लगाएं तो आग पकड़ के तो नहीं जलने लगता। तो पेपर तो जल्दी से क्यों जल गया और वो मोटा सारा लकड़ी का लट्ठा जल्दी से क्यों नहीं जल पाया? तो इसका बेसिक कारण क्या है बच्चों? कोई भी चीज आग पकड़ के अपने आप से तब तक जलना स्टार्ट नहीं करती जब तक कि उसको एक मिनिमम तापमान ना दे दिया जाए। और ये तापमान जो कि किसी पदार्थ को दिया ही जाना चाहिए इससे पहले कि वो आग पकड़ के स्वयं से जलने लगे, उस तापमान को इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। मान लीजिए एक लकड़ी का लट्ठा है, उसका इग्निशन टेम्परेचर है सपोज 700 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस। अगर हम उसको 700 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नहीं देंगे तब तक वो आग पकड़ के जलेगा नहीं। समझ में आ गया? तो इतना तापमान तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग पदार्थों का अलग अलग होता है। तो ये मिनिमम टेम्परेचर है, लोएस्ट टेम्परेचर है एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग, ठीक है। तो इतना तो तापमान हमको देना ही पड़ेगा कि आग पकड़ के जलने लगे। जिन पदार्थों का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है वो जल्दी से आसानी से आग पकड़ लेते हैं, जिनका ज्यादा होता है वो मुश्किल से पकड़ते हैं। समझ में आ गया? तो बच्चों कुछ मैं 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल हमारा एलपीजी ले लीजिए, जो आपका सिलेंडर में घर में ईंधन रखा होता है ना किचन के अंदर, ठीक है। अब ये जो एलपीजी है इसमें अगर हम हल्का सा लाइटर का एक चिंगारी भी देते हैं ना तो इजीली आग पकड़ लेता है। अब उस चिंगारी से, लाइटर से आप लकड़ी का लट्ठा और कागज नहीं जला पाओगे। तो सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर होता है गैसियस ईंधन का। उसके जो लिक्विड ईंधन होते हैं हमारे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इनको तिल्ली दिखा देंगे तो ये भी जल्दी से जल जाते हैं, ठीक है। लेकिन चिंगारी से इजीली जलेंगे नहीं, तो उनका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है गैसेस फ्यूल से। और जो सॉलिड फ्यूल होते हैं, कोयला, लकड़ी, इनका और भी ज्यादा होता है। काउडंग केक्स, इनको लंबे समय तक हीट देनी पड़ती तब जाके आग पकड़ के जलने लगते, इमीडिएटली नहीं जलेंगे। समझ में आ गया? तो एक हमको तुलना मिल गई, तुलना हमने कर ली। सॉलिड ईंधन जो होते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है कि नहीं? क्या फिर लिक्विड्स का थोड़ा कम होगा और गैसेस फ्यूल का सबसे कम। जितना इग्निशन टेम्परेचर कम होगा उतना अच्छा ईंधन उतना आसानी से जलेगा, जितना इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना बेकार फ्यूल उतना मुश्किल से जलेगा। समझ में आ गया? सो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द लोवेस्ट टेम्परेचर, मिनिमम भी लिख सकते हैं, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड स्टार्ट्स बर्निंग। वो कम से कम तापमान जिसपे कि एक सब्सटेंस आग पकड़ करके स्वयं से जलने लगे, ये कहलाता है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर। समझ में आ गया? ऑर्डर ऑफ इग्निशन टेम्परेचर फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फ्यूल्स इज एज फॉलोज। जो हमारे ठोस ईंधन है या तरल लिक्विड ईंधन है या गैसियस ईंधन है, इनका जो ऑर्डर है इग्निशन टेम्परेचर का वो नीचे दिया है। सॉलिड फ्यूल्स का सबसे ज्यादा होता है, मुश्किल से जलते हैं, जल्दी नहीं जलते। लिक्विड फ्यूल उनसे आसानी से जलते हैं, लिक्विड फ्यूल्स। और गैसेस फ्यूल्स उनसे और भी ज्यादा आसानी से जलते हैं, चिंगारी मात्रा काफी होती है। समझ में आ गया? तो ये है बच्चों इग्निशन टेम्परेचर। तो एक अच्छा ईंधन वो होता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब मुझे बताइए, आपके घर में मेहमान आ गया, ठीक है, और आपको कहा कि बेटा चाय बना लो। तो चाय बनाने के लिए तो आप कोयला जला के, लकड़ी जला करके, अंगीठी जला करके चूल्हे में फिर चाय बनाओ तो आधे घंटे से पहले तो चाय लेके नहीं आओगे, ठीक है। आपका चूल्हा ही नहीं जल पाएगा, लकड़ी में आग ही नहीं लग पाएगी। लेकिन अगर हम गैस जलाते हैं तो इंस्टेंटली 5 मिनट में चाय हाजिर हो सकती है। इसका मतलब वो ईंधन जो आसानी से जल जाए, जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम हो, वो बेहतर फ्यूल माने जाते हैं। जिनका ज्यादा होता है वो अच्छे फ्यूल नहीं माने जाते। तो अच्छे फ्यूल का गुण क्या है? इट शुड हैव ए लो इग्निशन टेम्परेचर। क्लियर है? चलिए अगला इंपॉर्टेंट चीज, कैलोरीफिक वैल्यू। बच्चों कई बार बच्चे इसको गलती से कैलोरिक बोलते हैं, तो ये क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू। बच्चों हीट है ना, हीट, उसको नापने की 2 अलग अलग यूनिट्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। एक छोटी यूनिट है, एक बड़ी। जैसे हमारा लेंथ नापते हैं ना, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, किलोमीटर, छोटी बड़ी होती है। तो हीट को नापने की 2 अलग अलग यूनिट्स हैं। एक छोटी यूनिट है उसको तो बोलते हैं जूल, जूल पर्सन का नाम है, ठीक है। और जो बड़ी यूनिट है उसको बोलते हैं कैलोरी। समझ में आ गया? 2 यूनिट्स कौन कौन सी हुई? छोटी वाली क्या है? जूल, और बड़ी वाली क्या है? कैलोरी। ओके, तो अभी मैं बता दूं, एक जो बड़ी यूनिट होती है कैलोरी, उसमें कितने जूल होते हैं? एग्जैक्टली एक कैलोरी में होते हैं 4.186 जूल। मतलब आया समझ में? एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.186। और राउंड फिगर में करना तो 4.2 याद रख लेंगे। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है। तो जूल छोटी यूनिट है, कैलोरी बड़ी यूनिट है। अब ध्यान से सुनेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है किसी भी ईंधन का 1 किलोग्राम वजन ले लिया हमने। कितना ले लिया? 1 किलोग्राम वजन। और उसको हम
पूरी तरीके से एयर की फुल सप्लाई में जला दें, बर्न कर दें, तो कितनी एनर्जी मिलेगी जूल में या किलो जूल में? किलो मतलब 1000 होता है, तो जूल 1000 जूल ले लेंगे तो उसी को किलो जूल बोलते हैं, ठीक है कि नहीं कहा? तो 1 केजी ईंधन को पूर्णतः जलाने पर कितनी एनर्जी मिलेगी किलो जूल में? वो एनर्जी उस ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू होती है। समझ में आया? ठीक, तो पढ़ते हैं, चलिए क्या है बताओ। कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, क्या? वो मात्रा हीट की जो कि उत्पन्न होगी, कब? व्हेन 1 kg ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जब 1 kg ईंधन को हम पूरी तरीके से जला दें एयर के प्रेजेंस में, ठीक है? ये कहलाता है उस ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू, इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। और इसकी जो यूनिट होती है बच्चों मेजरमेंट की, वो क्या? इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम, केजी पर केजे पर केजी। तो के, जब एक किलो का सिंबल लिखोगे तो स्मॉल के लिखना बच्चों, कैपिटल के नहीं आता। तो देखो किलो जूल, और जूल का सिंबल कैपिटल जे है, तो और पर की जगह हम स्लैश लगा सकते हैं, केजी ऐसे लिखते हैं। तो जब भी किलो का एब्रीविएशन लिखोगे आप स्मॉल के लिखना। तो देखो किलो जूल, किलो का स्मॉल के, जूल का कैपिटल जे। किसी भी पर्सन के नाम से कोई यूनिट होती है तो वो कैपिटल लेटर से आती है। न्यूटन का कैपिटल एन होता है, फोर्स की यूनिट है। जूल का कैपिटल जे है, समझ गया कि नहीं? क्या तो किलो जूल, के जे पर केजी, के स्मॉल लेटर में है, समझ में आ गया? चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या है, यूनिट हो गई। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया भी है कि कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो किस यूनिट में नापते हैं, वो यूनिट बताइए। तो आप वो वर्ड्स में भी लिख सकते हो आप, और ऐसे भी लिख सकते हो, केजे पर केजी। क्लियर? कुछ इंपॉर्टेंट ईंधन है बच्चों जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है। तो अब मुझे बताओ, आप कैसा ईंधन चाहोगे? क्या आप ऐसा ईंधन चाहोगे कि जिसमें 1 केजी में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती हो, या ऐसा ईंधन चाहोगे जिसमें 1 केजी ईंधन से कम एनर्जी निकलती हो? सीधी बात है, हमको थोड़ा ईंधन जलाना पड़े, हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिले, ऐसा ईंधन अच्छा माना जाएगा, ठीक है? तो अगर मुझे बताओ थोड़े से ईंधन जलाने से बहुत एनर्जी मिलती है, तो वो ईंधन बहुत लंबे समय तक काम आएगा, हमारा जल्दी से खत्म नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ऐसा ईंधन अच्छा माना जाता है बच्चों जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, ज्यादा होती है। थोड़ा सा ईंधन जलाने मात्र से ही बहुत सारी एनर्जी मिल जाए, वो अच्छा ईंधन माना जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट गुण हो गए अच्छे ईंधन के, इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, आसानी से जल जाए, और कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए, कम ईंधन जलाने पर ज्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट ईंधन है, उसका कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर केजी में नीचे लिखा गया है। समझ में आ गया? टेबुलर फॉर्म में देख लेंगे। चलिए, सबसे पहला ईंधन है बच्चों डंग केक। ये हमारे गोबर के उपले होते हैं ना, सुखा लेते हैं, गांव में बनाते हैं, ठीक है? छाने भी बोलते हैं इनको, डंग केक। इनको जलाने से 1 केजी अगर हम जला देंगे ना डंग केक, तो इससे लगभग 6000 से 8000, 6000 से 8000 किलो जूल एनर्जी मिलती है 1 केजी जलाने से। वुड, अगला लकड़ी है, थोड़ा सा ज्यादा है। अब लकड़ी से देखो लगभग 2 गुना से भी ज्यादा है ईंधन मिलता है, तो मतलब लकड़ी कहीं बेहतर ईंधन है किससे? डंग केक के मुकाबले। तो अलग अलग किस्मों के अलग अलग प्रकार की लकड़ी होती है, उसी हिसाब से अलग अलग एनर्जी मिलती है। तो किस्मों के ऊपर डिपेंड करता है, वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो 17000 से लेकर के 22000, 17000 टू 22000 किलो जूल एनर्जी मिलेगी 1 केजी लकड़ी को जलाने से। इसी के बाद थोड़ा सा और बेहतर फ्यूल हमारा कोयला है। कोयले की अलग अलग वैरायटीज है, मैं बता चुका हूं बच्चों आपको 4। सबसे बेस्ट वैरायटी है एंथ्रासाइट, सेकंड नंबर पे आता है बिटुमिनस, थर्ड नंबर पे लिग्नाइट, एंड चौथे नंबर पे आता है पीट। तो जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला है उसकी हायर साइड में कैलोरीफिक वैल्यू होगी, और जो लो क्वालिटी का कोयला है उसकी लोअर साइड में। तो 25000 से लेकर के 33000 किलो जूल पर केजी ऑफ कोल, ये हमको एनर्जी मिलती है, कैलोरीफिक वैल्यू होगी कोल की। अब कोयले से थोड़ा बेटर और है हमारा नीचे है वैसे बायोगैस, लेकिन चलो पहले हम ये देख लेते हैं लिक्विड फ्यूल्स। तो हमने सीक्वेंस में जा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या जा रहे हैं, कौन से? सॉलिड के बारे में देख रहे हैं, तीनों सॉलिड है, फिर हम लिक्विड देखेंगे, फिर कुछ गैसेस फ्यूल्स है लास्ट के चारों, ठीक है? चलिए, लिक्विड फ्यूल में आते हैं हमारे पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। इन सब की कैलोरीफिक वैल्यू लगभग लगभग समान सी है, और ये है 45000 किलो जूल पर किलोग्राम। 1 केजी पेट्रोल, केरोसिन या डीजल हम जला दें तो हमको 45000 किलो जूल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है? इसके बाद बच्चों हमारा आता है मीथेन, या फिर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये पेट्रोलियम के भंडार के ऊपर मिलता है ना, सीएनजी नेचुरल गैस है, फिर कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, मीथेन होती है अधिकतर इसमें। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है बच्चों 50000 किलो जूल पर केजी। इसी प्रकार से इससे थोड़ी सी और बेटर जो है वो एलपीजी की है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये मैंने बताया था, पेट्रोलियम का जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में सबसे टॉप पे जो पहला कंपोनेंट मिलता है वो पेट्रोलियम गैस है। इसको हम लिक्विफाई करके सिलेंडर्स में भर देते हैं। इसका कैलोरीफिक वैल्यू 55000 किलो जूल पर केजी। फिर बायोगैस आता है। गोबर को हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके घोल बना लेते हैं गाढ़ा गाढ़ा, और हम एक बड़े सारे अंडरग्राउंड
टैंक में, सीमेंटेड टैंक होता है उसमें डाल देते हैं, कुछ दिनों में सड़ के उससे गैस बन जाती है और इसको ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। इसमें लगभग 65 to 70% मीथेन होती है, थोड़ा बहुत हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है। 4 गैसेस है। कौन कौन सी बताई मैंने? मीथेन, उसके बाद हाइड्रोजन H2, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये 4 मेन गैसेस का मिश्रण है। तो CNG में 95% मीथेन है, हायर साइड में कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें 65 to 70% ही मीथेन है, तो इसमें जो कैलोरीफिक वैल्यू है थोड़ा सा कम है, 35,000 से 40,000 किलो जूल पर केजी। और बच्चों लास्ट में देखेंगे आप हाइड्रोजन गैस H2, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 150,000, मतलब 1.5 लाख किलो जूल पर केजी। इन सबसे काफी बेहतर ईंधन है। मतलब हमारे घर में ये देखो जो LPG यूज होता है उसका 55,000 55,000 है, और हाइड्रोजन है वो कितना है? 150, लगभग लगभग 3 गुना है। तो इमेजिन करो अगर हमारे घर में हमारे पास 1 kg हम LPG जलाते हैं तो जितनी एनर्जी मिलती है ना, उतनी एनर्जी हमको अगर हाइड्रोजन से लेनी है तो हमको सिर्फ 1/3 ही जलाना पड़ेगा, 3 गुना एनर्जी ज्यादा मिलेगी। या फिर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें, अगर हमारे घर में बच्चों, भाई एनर्जी तो हम उतनी यूज करने वाले महीने भर में, जितनी लगेगी उतनी लगेगी, ठीक है। अगर हम ईंधन बदल देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर LPG सिलेंडर हमारा 1 महीने चलता है, तो अगर उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देना तो 3 महीने चलेगा। तो आपको लग रहा होगा कि हाइड्रोजन ही भर लेना चाहिए, और खूब है हमारे पास हाइड्रोजन, पानी से निकाल सकते हैं बहुत आराम से, तो हाइड्रोजन ही भर लेना चाहिए। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन की एक कमी है, हाइड्रोजन है ना बहुत नॉइजी फ्यूल है। अगर हाइड्रोजन को हम सिलेंडर में भर के जला भी लेंगे ना, तो पहली बात तो एक विस्फोटक है, बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है और बहुत आवाज करके जलता है। और जब ये जलता है ना हाइड्रोजन, तो बिल्कुल खतरनाक पॉपिंग साउंड आती है, चट 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 ऐसे आवाज आएगी, हमारा गैस चूल्हा हिलने लगेगा, डगमगाएगा। समझ में आ गया? तो एक बहुत ही नॉइजी फ्यूल है। तो इस कारण से हाइड्रोजन, इवन दो इसकी बेहतरीन कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, फिर भी हम इसको डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में किचन में इसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज इट इज ए नॉइजी फ्यूल, इट बर्न्स विद अ लॉट ऑफ नॉइज प्रोड्यूसिंग पॉपिंग साउंड। पॉपिंग मतलब पॉपकॉर्न, पता है ना आपको? हम मक्के सेकते हैं प्रेशर कुकर में, तो क्या होता है, कैसे आवाज आती है जब सेकते हैं? तो पट 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 ऐसे आवाज आती है ना, तो बस यही आवाज आएगी, बहुत तेज आवाज आती है जब हम हाइड्रोजन गैस को जलाएंगे। तो इसका मतलब ये अच्छा डोमेस्टिक ईंधन तो नहीं है। इमेजिन करो ये ईंधन हमारा वहां जलाएं हाइड्रोजन में, और दिन भर हमको चट 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 आवाज ही आता रहे, तो सर दर्द हो जाएगा वहां पे जो काम कर रहा होगा किचन में। समझ में आ गया? शोर सुन के। तो अच्छा ईंधन नहीं है ये, समझ में आ गया? तो हाइड्रोजन को नॉर्मली बच्चों हम रॉकेट्स में ईंधन के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि रॉकेट अंतरिक्ष में चला जाएगा, अंतरिक्ष में साउंड ट्रेवल ही नहीं करती है, तो चाहे कितना ही आवाज करे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। समझ में आ गया? तो हम हाइड्रोजन गैस को कहाँ यूज करते हैं? रॉकेट्स में यूज करते हैं, घर में यूज नहीं कर सकते। कारण समझ में आ गया? आपके बुक में एक क्वेश्चन भी होगा, या नहीं होगा तो मैं लिखवा दूंगा। क्या लिखवा दूंगा? कि हाइड्रोजन इवन दो इट हैज ए वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू, स्टिल इट इज नॉट यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण यह है कि एक तो एक्सप्लोजिव है, काफी ज्वलनशील है, ठीक है, और आग इजीली पकड़ता है, और दूसरा नॉइजी फ्यूल है, पॉपिंग साउंड के साथ जलता है, तो अच्छा ईंधन नहीं है डोमेस्टिक रूप से। रॉकेट्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम देखेंगे बच्चों, फ्लेम क्या होता है। लॉ जो होती है ना, लॉ, हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो लपटें जो निकलती है उसी को फ्लेम बोलते हैं। तो एक्चुअल में फ्लेम होता क्या चीज है बच्चों? मैं बता चुका हूं, किसी भी ईंधन को आग पकड़ के जलने के लिए उसको कम से कम कुछ मिनिमम तापमान देना पड़ेगा, जिसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। इग्निशन टेम्परेचर तक हीट ना करें तो जलेगा नहीं, लपटें नहीं मिलेंगी हमको, ठीक है, सिर्फ हीट ही होता रहेगा। अब सुनेंगे, जब हम किसी सब्सटेंस को इग्निशन टेम्परेचर तक का तापमान दे देते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो हीट हम देते हैं ना सब्सटेंस को, इस हीट के कारण उस ईंधन के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं, गर्म होते हैं और गर्म होकर गैस बन जाते हैं। और जैसे ये गैस बन जाते हैं, फिर ये वेपर्स है ना, गैसेस, ये जलने लगती हैं हीट के कारण। और ये जो वेपर्स है, ये वेपर्स का जो जलता हुआ रीजन है, इसी को हम फ्लेम कहते हैं। समझ में आ गया? तो जब भी ईंधन को गर्म करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा वाष्पीकृत हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, और ये वेपर्स आग पकड़ के हीट के कारण जलने लगते हैं। सो दिस रीजन ऑफ बर्निंग वेपर्स, द जोन ऑफ बर्निंग वेपर्स, इट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। लॉ के रूप में हमको दिखाई देता है। चलिए पढ़ लें फ्लेम। When a fuel is heated, जब हम किसी ईंधन को गर्म करते हैं, क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर तो देना ही है हमको जलाने के लिए, some part of it is vaporized, उसका कुछ हिस्सा जो होता है evaporate, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। These vapors start burning and produce flame, और यही वेपर्स जलने के उपरांत लॉ
फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर है? दस, और इस प्रकार से फ्लेम क्या हुआ बताइए? फ्लेम इज अ जोन ऑफ बर्निंग वेपर्स। समझ में आ गया? जलती हुई जो वेपर्स है उसका जो जोन है, रीजन है, इसी को फ्लेम कहते हैं। यही फ्लेम के रूप में हमको दिखाई देता है। अब बच्चों, ये फ्लेम दो प्रकार की होती है। एक होती है लुमिनस फ्लेम, एक होती है नॉन लुमिनस फ्लेम। लुमिनस मतलब चमकीली, चमकदार। नॉन लुमिनस मतलब जो चमके ना, लाइट ना दे ज्यादा। तो लुमिनस फ्लेम बच्चों येलोइश या व्हाइट कलर की होती है, ब्राइट व्हाइट या येलोइश कलर की। इसमें बच्चों ईंधन जो होता है ना, पूरी तरीके से जलता नहीं है, थोड़ा बहुत कार्बन के कण अनबर्nt अवस्था में रह जाते हैं। ठीक है कि नहीं क्या? और येलो कलर का ये फ्लेम है, इससे लाइट ज्यादा मिलती है, तापमान बहुत ज्यादा नहीं होता इसका। देखो, तो इट अपियर्स ब्राइट व्हाइट और येलोइश, येलोइश व्हाइट ये फ्लेम होती है। इट हैज ए लोअर टेम्परेचर, तापमान बहुत ज्यादा नहीं होता है इसका। एंड कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, इसमें कुछ कार्बन के कण होते हैं जो पूरी तरीके से जले नहीं हैं। ठीक है ना? चलिए, ये तो लुमिनस चमकदार फ्लेम। तो अब कैंडल जलाएंगे ना, तो कैंडल में जो येलो कलर का जो पार्ट दिखता है वो लुमिनस फ्लेम है। अब वो जो येलो कलर का पार्ट है उसके बाहर बहुत ही पतला सा थिन, उसके आउटर साइड में हमको दिखता है एक ब्लूइश कलर का, जो कि दिखता भी नहीं है, बहुत ध्यान से देखने से दिखता है। वो कैंडल के बेस पे जरूर थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है, अदरवाइज ऊपर की ओर तो दिखता भी नहीं है। तो ये नॉन लुमिनस है। बच्चों, आप कैंडल जलाते हो तो कितनी छोटी सी लौ होती है, लेकिन पूरे कमरे में उजाला कर देती है। छोटी सी फ्लेम है ना, तो ये लुमिनस फ्लेम है। अब आप एक काम करना, किचन में जाना, लाइट ऑफ करना और गैस चूल्हा जलाना। अब गैस की फ्लेम काफी बड़ी होती है, बट उजाला कुछ भी नहीं होता, गैस के चारों तरफ भी नहीं हो पाता उजाला। तो देखो, कैंडल की लौ से तो बहुत बड़ी फ्लेम है साइज में, बट उजाले के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उसकी फ्लेम कैसी है? नॉन लुमिनस है। वो चमकीली फ्लेम नहीं है, येलो कलर की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो भी कार्बन कंपाउंड्स है ना उस गैस के अंदर, एलपीजी में, वो पूरी तरीके से एयर के साथ घुल मिल करके फुल एयर सप्लाई में जल रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही बन रहा है, कोई धुआं नहीं बन रहा, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स नहीं है, और यही कारण है कि वो चमकीली नहीं है। तो जो नॉन चमकीली, नॉन लुमिनस फ्लेम होती है, वो दिखाई मुश्किल से देती है, रोशनी प्रोड्यूस नहीं करती, हीट ज्यादा देती है। तो भैया एलपीजी से हमको लाइट थोड़ी लेनी होती है, हमको तो क्या लेनी होती है? हीट चाहिए होती है भोजन पकाने के लिए। तो उसका तापमान ज्यादा होता है। नीली फ्लेम जो होती है, जो चमकीली नहीं है, उसका तापमान ज्यादा है, ये खाना बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। और लुमिनस फ्लेम जो होती है लाइटिंग के लिए। तो कैंडल पे हम खाना नहीं बनाते, कैंडल रोशनी के लिए करते हैं। और जो नॉन लुमिनस फ्लेम है, दैट इज यूज फॉर कुकिंग पर्पस। इट हैज ए हायर टेम्परेचर, और यहाँ कंप्लीट कंबशन होता है कार्बन का, ईंधन का। तो देखो, इट अपीयर्स ब्लूइश और कलरलेस, लाइट ब्लूइश होती है, बहुत ध्यान से देखने से दिखेगी, नहीं तो दिखती भी नहीं है, कलरलेस जैसी है। इट हैज ए हायर टेम्परेचर, तापमान इसका ज्यादा है। हेयर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस, और यहाँ पे क्या, ईंधन पूरी तरीके से जलता है, कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है कि नहीं क्या? चलिए, तो दो प्रकार की फ्लेम हो गई। चलिए, अब इंपॉर्टेंट चीज, चैप्टर का नाम हमारा है कंबशन। अब हम ये देखना चाहेंगे बच्चों, मैं बता चुका हूं कुछ चीजें कंबस्टिबल होती हैं, कुछ नॉन कंबस्टिबल है। सपोज हमारे पास एक कंबस्टिबल चीज है, क्या है? कंबस्टिबल। तो क्या कंडीशंस हैं कि वो आग पकड़ के जलने लगे? समझ में आ गया? तो तीन बहुत जरूरी कंडीशंस होती हैं, उनके बिना किसी भी सब्सटेंस का, पदार्थ का कंबशन संभव नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग एग्जाम में पूछ ही लेते हैं ये। व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर कंबशन? कंबशन के लिए, दहन के लिए आवश्यक कंडीशंस कौन कौन सी है? तो सबसे जरूरी तीन कंडीशंस में से पहली कंडीशन तो यह है कि सब्सटेंस मस्ट बी कंबस्टिबल, जो पदार्थ है वो जलने योग्य होना चाहिए। अब कोई ईंट का टुकड़ा उठा लाए, पत्थर उठा लाए, बोले कि इसको जला के दिखाओ, तो जलने योग्य ही नहीं है, कंबस्टिबल ही नहीं है, तो कैसे जलेगा? तो सबसे पहली चीज है सब्सटेंस मस्ट बी कंबस्टिबल, जलने योग्य हो। उसके बाद दो जरूरी कंडीशन है, जलने योग्य होने के बाद में भी तभी जलेगी जब ये नीचे वाली दोनों कंडीशन भी देंगे। सेकंड कंडीशन कौन सी है? इट मस्ट बी प्रोवाइडेड इनफ हीट टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर। मैं बता चुका हूं, जब तक किसी वस्तु को, ज्वलनशील वस्तु को इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म ना करेंगे, तब तक वो आग पकड़ के जलती नहीं है। समझ में आ गया? मान लीजिए एक पदार्थ का इग्निशन टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस है, हमने 130 तक ही गर्म किया, गर्म हो जाएगा, जलना स्टार्ट नहीं करेगा। जलने के लिए उसको 150 तक हीट करना ही पड़ेगा, तभी वो आग पकड़ के जलने लगेगा, लौ लपटे तब दिखाई देंगी। समझ में आ गया? सो फॉर एनी सब्सटेंस टू स्टार्ट बर्निंग, it should be provided enough heat so as to reach its ignition temperature, ताकि इतना हीट तो उसको देनी पड़ेगी कि उसका ignition temperature तक पहुंच जाए, उसका तापमान, ठीक, तभी आग पकड़ेगा। और आग भी तब पकड़ेगा जब उसके आसपास एयर हो। बिना एयर के चाहे आप कितना ही हीट कर लो, इग्निशन टेम्परेचर के पार तक हीट कर लो, आग नहीं पकड़ेगा। तो प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो कंबशन
उसको स्टार्ट करने के लिए हमको बच्चों एयर या ऑक्सीजन की जरूरत होगी, क्योंकि मैं बता चुका हूं डेफिनेशन में कंबशन क्या होता है। ये केमिकल प्रक्रिया जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिएगी ना। अब मान लो एयर नहीं दूं तो कितना ही गर्म कर लो उसको, वो आग पकड़ के जलेगा नहीं। तो तीन जरूरी चीजें समझ में आ गई बच्चों। पहली चीज, सब्सटेंस मस्ट बी कंबस्टिबल। दूसरी चीज, enough heat must be provided to the substance so that its ignition temperature is reached. Third चीज, presence of a supporter of combustion like air or oxygen. सब्सटेंस कंबस्टिबल हो, इग्निशन तापमान पहुंच चुका हो हीट देने के उपरांत, और एक सपोर्टर होना चाहिए कंबशन का, एयर या ऑक्सीजन में से। ठीक है, तो ये सब होने से ही वो आग पकड़ के जलने लगेगा। इनमें से एक भी कंडीशन गायब कर दो, आग नहीं लगेगी, सब्सटेंस जलेगा नहीं। मान लीजिए कंबस्टेबल नहीं है सब्सटेंस, तो नहीं आग पकड़ेगा, बाकी दोनों दे दो। चलिए, सब्सटेंस कंबस्टेबल है, सपोर्टर भी है, हम गर्म ही नहीं कर रहे। मान लीजिए हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा है, हवा में पड़ा हुआ है, हम हीट ही नहीं कर रहे, तो ऐसी थोड़ी आग पकड़ लेगा, तो तापमान देना जरूरी है। अब तीसरी कंडीशन हटा देते हैं। मान लीजिए लकड़ी का पीस है, हमने खूब सारा इग्निशन टेम्परेचर दे दिया, बट हम एयर नहीं दे रहे। एयर के एब्सेंस में अगर हम गर्म करेंगे ना लकड़ी को, तो बच्चों जलेगी नहीं, चारकोल बन जाएगा। उसको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अभी कि यदि हम एयर को वो वुड को हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में, तो हीट होकर के ब्लैक हो जाएगा वो, और क्या बन जाएगा उसका बन जाएगा चारकोल। एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे तो राख बन जाएगी। समझ में आ गया? इसी प्रकार से कोयला है, एयर के प्रेजेंस में जलाएंगे तो राख बनेगी, और एयर के एब्सेंस में हीट करेंगे, सिर्फ एयर नहीं देंगे तो जलेगा नहीं, तो फिर कोक बन जाएगा। पहले बता चुका हूं ना मैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में। चलिए, तो इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस इज एब्सेंट, इनमें से कोई भी कंडीशन यदि एब्सेंट है, कंबशन विल नॉट टेक प्लेस, कंबशन स्टार्ट ही नहीं होगा। चलिए, अगला क्या है बताइए। अब बच्चों मैं बता चुका हूं आपको, जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं ना, उसको हमने दो कैटेगरी में रखा था। सॉरी, जो सब्सटेंसेस होते हैं दो कैटेगरी, कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल। अभी जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, मतलब जो आग पकड़ के जलते हैं, उसमें भी एक स्पेशल कैटेगरी है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेम, फ्लेम शब्द आ गया यहाँ पे, इसका मतलब ये है, ये वो पदार्थ होते हैं, कंबस्टिबल तो है, बट ये वो पदार्थ हैं जो बहुत ज्यादा आसानी से आग पकड़ लेते हैं। मतलब इनका इग्निशन टेम्परेचर काफी कम होता है, रूम टेम्परेचर या इससे भी कम होता है, तो ये बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हल्की सी चिंगारी काफी होती है आग लगाने के लिए। ठीक है ना? तो देखो, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, बहुत कम होता है इग्निशन टेम्परेचर, जिनका मतलब हल्का सा हीट देती है, आसानी से आग पकड़ लेते हैं, एंड कैन इजीली कैच फायर आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। और ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ऐसे पदार्थों को कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। एग्जांपल बच्चों, पेट्रोल, एलपीजी, अल्कोहल, केरोसिन। आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा बच्चों, पेट्रोल पंप पे जो हम पेट्रोल रिसीव करते हैं गाड़ी मोटरों में, वो एक पाइप के माध्यम से हमारे गाड़ी मोटर में डालते हैं, और वहां पे एक छोटा सा सेट लगा होता है जो मीटर वोटर रिकॉर्डिंग करता है। आपको पता है कि पेट्रोल स्टोर कहाँ होता है वहां पे बच्चों? उसी मशीनरी के नीचे अंडरग्राउंड बड़ा सारा टैंक खोद के रखते हैं, और उस टैंक को मिट्टी में दबा देते हैं। स्टील का टैंक होता है, उसमें पेट्रोल और डीजल जमा करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर ऊपर हमारी पानी की टंकी की तरह यदि हम पेट्रोल छत पे बना करके, टंकियां बाहर बना करके जमा कर लेंगे, गर्मियों में भी तो उबल जाएगा और तुरंत ही फट जाएगा, आग लग जाएगी। तो कभी भी पेट्रोल डीजल के टैंक होते हैं, वो जमीन के अंदर खोद करके बनाए जाते हैं, ताकि गर्मियों में तापमान बढ़ ना जाए, आग ना लगे। समझ में आया आपको? तो एलपीजी पेट्रोल जो होता है, इनको हम नॉर्मली ऐसे स्टोर करते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या प्रेशराइज्ड अवस्था में तो एलपीजी, तो इसका तापमान तो बढ़ने नहीं देते, प्रेशराइज्ड अवस्था में कम तापमान होता है। तो सब्सटेंसेस व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, दे कैन इजीली कैच फायर, तो आसानी से आग पकड़ लेते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। ऐसे पदार्थों को बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो ये सारे एग्जांपल हमारे एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल, केरोसिन। अभी एलपीजी देखो कितना ज्वलनशील है। आपका अगर सिलेंडर में से गैस लीक हो रही है, पूरे घर में फैल गई है, एक हल्का सा चिंगारी, चाहे आप लाइटर से दे दो, चाहे स्विच ऑन करके भी कई बार चिंगारी निकलती है ना, वो चिंगारी से भी आग लग सकती है। कई जगह ऐसे ही एक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे गैस सिलेंडर के होते हैं, तो बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये कुछ हमारे एग्जांपल्स है इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के, याद रखेंगे। उसके बाद आता है बच्चों हमारा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन। जो दहन प्रक्रिया है, कंबशन है, वो कितने प्रकार की होती है, अलग अलग कौन कौन से इसमें कैटेगरीज हैं। तो बच्चों जो कंबशन है उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि कितने प्रकार के। तो चार मेन प्रकार के कंबशन है। समझ में आ गया? देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कंबशन।
पहला स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन एंड स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस थोड़ा अलग ही कैटेगरी का, शुरू के 3 में पता है स्पीड से फर्क पड़ेगा। स्लो मतलब बहुत धीरे स्पीड में, हफ्ते भी लग सकते हैं, घंटे भी लग सकते हैं इसको जलने में। रैपिड थोड़ा तेज होता है, आग लगाते इंस्टेंटली जलने लग जाए, मतलब वेट ही नहीं करना पड़े। और एक्सप्लोजन तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में रिएक्शन हो जाता है, और इसमें धमाका होता है, आवाज भी होती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो हम देखेंगे तीनों बारी बारी, ठीक है, फिर स्पॉन्टेनियस बाद में बताऊंगा मैं। चलिए, स्लो कंबशन। अब ये सबको पता है कि बच्चों जो कंबशन होता है उसमें ईंधन जलता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और हीट निकलती है, लाइट निकलती है, ठीक है ना। तो स्लो कंबशन बच्चों, इसमें जो कंबशन होगा बहुत ही स्लो होता है। कभी कभी तो इतना स्लो होता है कि हफ्ते लग जाते हैं कंबशन होने में, और इतनी कम हीट निकलती है कि हमको पता भी नहीं चलता कि हीट निकल रही है, चीज जल रही है, बट जल रही होती है। समझ आ गया? जितने भी रस्टिंग प्रक्रियाएं हैं, हमारे जो मेटल्स होते हैं ना, धातु, उनमें जंग लगना, वो सारे कंबशन होता है स्लो। जैसे आयरन है बच्चों, अब आयरन है Fe सिंबल होता है। आयरन ना मॉइस्चर और एयर, ऑक्सीजन होता है O2 और मॉइस्चर होता है वाटर, इनके प्रेजेंस में आयरन में जंग लगती है। तो आयरन जो Fe है उससे बन जाता है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। तो मैं बता चुका हूं, किसी भी चीज का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना ये कंबशन होता है, लेकिन आयरन का धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो करके जंग बनाना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये स्लो कंबशन है। इतना स्लो है कि हफ्ता भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है, कई दिन लग सकते हैं। तो हमारे देखते देखते, सपोज एक लोहे की कील पड़ी है, देखते देखते आंखों के सामने जंग नहीं लगेगी, और उसमें से निकलने वाली हीट आप हाथों से फील नहीं कर पाओगे, बहुत थोड़ी होगी। समझ में आ गया? तो बहुत ही स्लो प्रक्रिया, आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो देखिए, ए टाइप ऑफ कंबशन, एक ऐसा कंबशन वेयर द फ्यूल बर्न्स स्लोली, धीरे धीरे ईंधन जले, टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, हीट और लाइट बहुत स्लोली निकलती है। समटाइम्स द हीट प्रोड्यूस्ड इज सो लिटिल, इतना धीरे और इतनी कम हीट निकलती है दैट इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड, कि हम उसको पता भी नहीं लगा पाते कि कंबशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कुछ एग्जांपल्स हमारे, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला एकदम से नहीं जलता इंस्टेंटली, आप तीली लगा तो एकदम से भड़क करके जलने नहीं लगेगा, समय लगता है, गर्म करना पड़ता है कई देर। लकड़ी बहुत आसानी से जल्दी नहीं, लकड़ी का लट्ठा बहुत देर लगती है आग पकड़ने में। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें तो हफ्तों लग जाते हैं। समझ में आ गया? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं स्लो कंबशन के। क्वेश्चन है आपके बुक में है बच्चों एक, कि क्या रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, या किसी भी मेटल का रस्ट होना, आयरन ही नहीं, कोई भी मेटल ले लो, उसका जंग लगना, क्या ये एक स्लो कंबशन की श्रेणी में आता है? बिल्कुल स्लो कंबशन है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी कम हीट एनर्जी, भाई ऑक्सीजन के साथ तो कंबाइन हो रहा है, तो कंबशन तो है, बट हीट एनर्जी इतनी धीरे धीरे निकलती है, बहुत कम निकलती है, कि हम महसूस नहीं कर पाते। तो जलना ही है एक प्रकार का ये, ठीक है। चलिए, अगला हमारा रैपिड कंबशन है। ये मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब जैसे हमने तिल्ली दिखाई, चिंगारी दी, तुरंत जलने लगे। तो ये नॉर्मली गैसेस और लिक्विड फ्यूल्स के साथ होता है। ए टाइप ऑफ कंबशन इन विच फ्यूल बर्न्स रैपिडली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। तो तेजी से जलता है ईंधन, हीट निकलती है, लाइट निकलती है। एग्जांपल इसमें लिक्विड और गैसेस फ्यूल्स आ गए, एलपीजी, केरोसिन, पेट्रोल, ये सब तेजी से जलते हैं, ठीक। उसके बाद आता है बच्चों एक्सप्लोजन, धमाका। अब बच्चों कुछ ऐसे ईंधन होते हैं बच्चों, जिनको जैसे ही चिंगारी देते हैं ना, तो इतनी तेजी से रिएक्शन होता है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है। पहली बात तो ये, अब इतनी ज्यादा हीट एनर्जी निकल जाती है कि खूब सारी उसमें गैसेस भी प्रोड्यूस होती है। तो ये जितनी भी गैसेस प्रोड्यूस होंगी ना, ये जबरदस्त हीट के कारण तेजी से एक्सपैंड होती हैं, और ये तेजी से एक्सपैंड होकर के इन्हीं से साउंड आती है। समझ में आ गया? व्हेन द गैसेस दे एक्सपैंड क्विकली दे कॉज साउंड, और इसी साउंड को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। समझ में आ गया? पटाखे देखे होंगे आपने, किसी भी पटाखे को यदि हम हल्का सा चिंगारी देते हैं या फिर उसको जोर से जमीन पे पटकते भी हैं, तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है, इस हीट से उसमें आग लग जाती है, और आग लगने से क्या होता है, वो तेजी से जल उठता है, ठीक है कि नहीं? क्या खूब सारी एनर्जी निकलेगी और खूब सारी गैसेस बनेगी, ये गैसेस हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म हो जाएंगी, और गर्म गैस जो होती है वो तेजी से जब एक्सपैंड करती है तो इट प्रोड्यूसेस साउंड, और इसी को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो देखेंगे क्या होता है। सम फ्यूल्स बर्न इंस्टेंटली, इंस्टेंटली होता है बिल्कुल क्षण भर में, चिंगारी लगाते ही जल जाएगा। एज सून एज दे आर इग्नाइटेड, जैसे ही उनको आग लगाई तुरंत जल उठते हैं। इन दिस प्रोसेस, अब देखो जल तो ऊपर वाले भी उठते हैं, बट इसमें पता है बहुत ज्यादा हीट एनर्जी एक झटके में नहीं निकल रही, नीचे वाले में ऐसा हो रहा है। तो इन दोनों में फर्क है, समझ में आ गया? इसकी स्पीड उससे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा है। तो इन दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूस, वहां पे इतनी जल्दी गैस नहीं बनती और हीट बहुत ज्यादा नहीं निकलती, यहाँ पे एकदम से निकलती है क्षण भर में ही। तो इन दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आर प्रोड्यूस्ड व्हिच एक्सपैंड सडनली, बहुत बड़ी मात्रा में गैसेस बनती है जो तेजी से एक्सपैंड होती है, और जो बहुत सारी हीट निकलेगी ना,
दिस हीट प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, और रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होगी इसके कारण वो सडन एक्सपेंशन होता है, ठीक है। दिस कॉजेज ए लाउड साउंड, और इससे तेज आवाज आती है, इसी को धमाका बोलते हैं, एक्सप्लोजन। सच कंबशन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, ठीक है, इसी को हम एक्सप्लोजन कहते हैं। तो एग्जांपल हो गया इसमें बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स पटाखे जो दिवाली पे आप छोड़ते हो, ये है। चलिए, अब ये तो हमारे तीन मेन कंबशन हो गए, स्लो कंबशन, रैपिड कंबशन, एक्सप्लोजन, सबको एग्जांपल के साथ लर्न कर लेंगे। अगला हमारा बच्चों स्पॉन्टेनियस कंबशन। अभी तक ऊपर के जो तीनों प्रकार के कंबशन थे, इसमें हमको पता है कोई एक्सटर्नल कॉज देना था। कंबशन को स्टार्ट करने के लिए चिंगारी दी, हीट दी, आग दी, कुछ तो दिया। बट स्पॉन्टेनियस कंबशन एक ऐसा कंबशन है, बाहर से कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप आग लग जाती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं बच्चों जिनमें अपने आप ही आग लग जाती है, क्योंकि उनका इग्निशन टेम्परेचर काफी कम होता है। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं बच्चों, गर्मियों में हमारा रूम टेम्परेचर जो होता है वो 35-40 के बीच में होता है लगभग, ठीक है ना। तो हमारा एक सब्सटेंस है व्हाइट फॉस्फोरस, हाईली रिएक्टिव है, और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण इसको पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि अगर ये हवा के संपर्क में आ गया, और इसका इग्निशन टेम्परेचर बच्चों मात्र 31 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर के आसपास ही रहता है। तो अगर हमने व्हाइट फॉस्फोरस को सीधा सीधा खुला हवा में छोड़ दिया, और अगर हमारे रूम टेम्परेचर जो होता है 31 या उससे ऊपर हुआ, तो व्हाइट फॉस्फोरस में अपने आप ही आग लग जाएगी, तुरंत ही जल उठेगा लॉ के साथ में। समझ में आ गया? क्योंकि तीन कंडीशन बताई मैंने, चीज जलने वाली हो, कंबस्टिबल, व्हाइट फॉस्फोरस जलने वाला है, इग्निशन टेम्परेचर पहुंच चुका हो, ऑलरेडी इग्निशन टेम्परेचर पहुंच चुका है 31 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, आसपास में चारों तरफ सपोर्टर ऑफ कंबशन एयर होना चाहिए, एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो व्हाइट फॉस्फोरस को हम एयर में सीधा ऐसे रख दें, अपने आप ही भड़क भड़क करके वो जल उठेगा। समझ में आ गया? तो देखो, इसमें तो तिल्ली भी नहीं दिखानी पड़ती। तो ये कंबशन जो अपने आप ही हो गया बिना किसी एक्सटर्नल कारण के, कॉज के, हीट के या चिंगारी के, ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, अपने आप हुआ। सम सब्सटेंसेस लाइक व्हाइट फॉस्फोरस, समझ में आ गया, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जैसे हम उसको हवा के संपर्क में रख देते हैं, सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम, अचानक से उसमें आग लग जाती है, विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉज, बिना किसी बाहरी मदद के। सच ए कंबशन विच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, इस प्रकार का कंबशन जो स्वयं अपने आप ही हो जाता है, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। समझ में आ गया बच्चों? चार प्रकार के कंबशन, सबसे पहला स्लो कंबशन, उसके बाद दूसरा क्या बताया मैंने, रैपिड कंबशन, फिर बताया एक्सप्लोजन, एंड लास्ट वाला स्पॉन्टेनियस कंबशन। क्वेश्चन आ सकता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल दो, बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, एक्सप्लोजन का एग्जांपल दो, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, रैपिड कंबशन का एग्जांपल दो, बर्निंग ऑफ लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स, स्लो कंबशन का सॉलिड फ्यूल्स, रस्टिंग। समझ में आ गया? चलिए, अगला हमारा फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, मैं पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूं। किसी भी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल को, कोयला हो, पेट्रोल, डीजल हो, इनको यदि हम एयर के फुल सप्लाई में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉर्मली बनती है। लेकिन अगर एयर सप्लाई कम हो, एयर क्या दे हम, यदि कम दे दें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है बच्चों, इनकम्प्लीट कंबशन से। कंबशन पूरी तरीके से ना हो, एयर कम मिले, तो एयर कम मिलने से CO2 के स्थान पे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ये काफी टॉक्सिक पॉइजनस गैस है, सांस में अगर अंदर चला गया तो इससे दम घुट के पर्सन की मृत्यु हो सकती है। क्योंकि हमारे बच्चों सांस जब भी हम लेते हैं ना, तो हमारे बॉडी के अंदर बच्चों ऑक्सीजन जाती है, कहाँ, लंग्स के अंदर, ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन जो होती है ब्लड में घुल जाती है, ब्लड में ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है, और हीमोग्लोबिन जो हमारा प्रोटीन है ब्लड के अंदर, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर लाल है, ये हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को बांध करके ले जाता है और बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो हीमोग्लोबिन वो बच्चों एक तरह से गाड़ी है जो ऑक्सीजन को लाद करके इधर से उधर पूरे शरीर में पहुंचा रही है। ऑक्सीजन टिश्यूज तक, सेल्स तक पहुंचेगा, और इससे हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिल जाएगी। इससे क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? क्या तो ये जो हीमोग्लोबिन है बच्चों, इसकी ऑक्सीजन कैरिंग क्षमता बाधित होती है यदि क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़ों में चला जाए। तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी कमरे में कोई कार्बन का ईंधन को कोई बहुत कमरे को बंद करके जला दे, जैसे मैंने कोयला बताया था, तो क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन के कारण क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होने लगेगी धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ।
तो कार्बन मोनोऑक्साइड यदि हमारे सांस के साथ चलेगी, क्योंकि पता भी नहीं चलेगा, ये कलरलेस है, कोई ना तो इसमें स्मेल होती है ना इसमें कोई कलर होता है, ठीक है, और पॉइजनस खूब है। तो जैसे ये हमारे लंग्स में जाएगी ना, तो लंग्स में हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के चिपक जाती है, और एक बार हीमोग्लोबिन के साथ जाके चिपक गई ना ये, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लाद के नहीं ले जाएगा, इस जहर को जा जाके टिश्यूज तक, सेल्स तक पहुंचाएगा। और एक बार ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे टिश्यूज में चला गया ना, तो हमारे टिश्यूज नीले पड़ जाएंगे, दम घुटेगा, क्योंकि हमारे जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं शरीर के अंदर ना, उनको कामकाज करने के लिए बच्चों ब्लड जो है भोजन भी पहुंचाता है, और उस भोजन को जलाने के लिए हमको ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, क्योंकि हमारा शरीर भी तो एक प्रकार का इंजन ही है, और उस इंजन को कामकाज करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी भोजन से आती है, लेकिन भोजन जलेगा तभी ना एनर्जी मिलेगी। तो हम जो भी भोजन खाते हैं वो एक तरह से फ्यूल या ईंधन है, समझ में आ गया। और उस ईंधन को, भोजन को डाइजेस्ट करने के बाद में ये हमारे सेल्स में पहुंचेगा, वहां पर ऑक्सीजन की मदद से जलता है, कंबशन होता है, और जब ये जलेगा तो एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी हम हमारे दैनिक कामकाज के लिए यूज में ले आते हैं, ठीक। अब होता क्या है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड का चिपका लेगा, तो ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में से कार्बन मोनोऑक्साइड को क्यों चिपकाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल हल्का होता है। इमेजिन कीजिए एक घोड़ा है, और उस घोड़े को कहा कि भैया एक सवारी लाद के ले जानी है आपको, ठीक है, और घोड़े को ऑप्शन दें कि भैया किसको चुनोगे, तो सामने दो पर्सन खड़े हैं, एक पर्सन का वजन 40 किलो है और दूसरे का 140 किलो है, मोटा तगड़ा, और घोड़े को बोले कि किसको बिठाओगे पीठ पे, क्या लगता है घोड़ा किसको चुनेगा, बताइए जरा। मेरे ख्याल से 40 केजी वाले को चुनेगा, इतने भारी भरकम यात्री को कौन ले जाएगा, मरना है क्या। तो बस ऐसा ही है, हमारी जो गाड़ी है हीमोग्लोबिन, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को चुन लेती है, हल्का मॉलिक्यूल है, लेकिन ये जहरीला है, तो इसको लाद लाद के टिश्यूज तक पहुंचाएगी, तो टिश्यू जो है वो एकदम झटका लगेगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, सफोकेशन के कारण धीरे धीरे ऑर्गन्स फेल होने लगेंगे, पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा, और फिर मृत्यु हो सकती है। समझ में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूसेस क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इट इज कलरलेस, ओडरलेस एंड ए हाईली पॉइजनस गैस। ये कलरलेस भी है, इसमें स्मेल नहीं होती, पॉइजनस है। व्हेन इनहेल्ड, और जब क्या इसको हम सांस के साथ अंदर लेते हैं, इट मे कॉज सफोकेशन, इससे क्या होता है, दम घुटता है। रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन को कैरी करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और सीवियर केसेस में बहुत ज्यादा अगर हमने इनहेल कर ली है तो इससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। चलिए अगला हमारा, हाउ इज एसिड रेन कॉज्ड एंड राइट इट्स हार्मफुल इफेक्ट। अम्लीय वर्षा क्या होती है, एसिड रेन, और इसके जो नुकसानदायक प्रभाव है वो हमको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से इसको तैयार करेंगे। बच्चों हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट्स हैं, डीजल, पेट्रोल, इनको जब हम जलाते हैं ना, तो इसके अंदर कई प्रकार के हमारे नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस होते हैं, सल्फर हो गया, फास्फोरस, नाइट्रोजन, और इनको जलाते हैं तो ये सारी की सारी चीजें ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है, मैं बता चुका हूँ कंबशन में। तो अगर सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो सल्फर के ऑक्साइड्स बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। इसी प्रकार से नाइट्रोजन है, उसके तो 5 ऑक्साइड्स बनते हैं, पूरी ट्रेन ही है, मैं नाम बता दूं आपको, ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, बहुत सारे हैं। शॉर्ट में आप याद रखिए, फैमिली ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्लियर है। इसी प्रकार से फॉस्फोरस, उसके भी 2 ऑक्साइड्स बनते हैं, P2O3 एंड P2O5। तो आपको फॉर्मूले की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप याद रखिए, जब भी कोयला, पेट्रोल, डीजल जलाते हैं तो दुनिया भर के ऑक्साइड्स बनते हैं, सल्फर के, नाइट्रोजन के, फॉस्फोरस के। समझ में आ गया कि नहीं का। अब ये सारे के सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये गैसेज हैं, एसिडिक गैसेज हैं, ठीक है। हम पढ़ चुके मेटल नॉन मेटल्स में, जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो अब ये सारे की सारी गैसेस ऊपर वायुमंडल में उठती है, एटमॉस्फेयर में, फिर रेनी सीजन में जब बारिश होती है ना, तो ये गैसेस पानी के साथ घुल मिल जाती हैं और तरह तरह के एसिड्स बनाती हैं। सल्फर के ऑक्साइड्स घुलेंगे तो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स घुलेंगे तो नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स घुलेंगे, फॉस्फोरिक एसिड बनाएंगे। समझ में आ गया। और ये दुनिया भर के एसिड जो है ना, ये बारिश के पानी के अंदर घुल के जब नीचे बरस पड़ेंगे, और इस प्रकार की जो रेन होती है, बारिश होती है जिसमें तरह तरह के एसिड्स घुल मिल गए हैं, इस प्रकार की जो रेन है, कंटेमिनेटेड रेन, दूषित रेन, ये कहलाती है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। हमारे लिए अच्छी नहीं है, इनफैक्ट किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ लेते हैं, व्हाट इज एसिड रेन एंड हाउ इज इट कॉज्ड। बर्निंग ऑफ कोल, डीजल एंड पेट्रोल प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये सारे ईंधन यदि हम जलाते हैं तो खूब सारे ऑक्साइड्स निकलते हैं, सल्फर के, नाइट्रोजन के।
These get mixed with rain, और ये सारे के सारे बारिश के पानी के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ एसिड्स, कई प्रकार के एसिड बनते हैं। ठीक है, मैं बता चुका हूं आपको, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक, सच अ रेन कंटेमिनेटेड विद एसिड्स, और इस प्रकार की जो रेन है जिसमें घुल मिल गए हैं, दूषित हो गई है जो कि एसिड्स के द्वारा, वो कहलाती है एसिड रेन। अब देखते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स। पहला, इस प्रकार की बच्चों अम्लीय वर्षा जब हमारी पेड़ पौधों पे गिरती है, फल सब्जियों पे, प्लांट्स पे गिरती है, क्रॉप्स पे गिरती है, तो पत्तियां झुलस जाती हैं। समझ में आ गया? पत्ते पीले पड़ जाएंगे, मुरझा जाएंगे, वेजिटेशन जल जाएगी। पहला पॉइंट, तो इट डिस्ट्रॉयज वेजिटेशन, नंबर वन। उसके बाद मिट्टी में गया, मिट्टी के अंदर कई प्रकार के यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाते रहते हैं। ये एसिड्स जो होते हैं उन यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, अर्थवर्म हमारा कितना अच्छा फ्रेंड है फार्मर का, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ये सब मारे जाते हैं एसिड के कारण। तो मिट्टी का जो उपजाऊपन है उसमें काफी कमी आ जाती है। तो समझ आ गया पहला पॉइंट, दे डिस्ट्रॉय, एसिड डिस्ट्रॉयज वेजिटेशन। एक तो वनस्पति को नुकसान पहुंचाता है, हर प्रकार के प्लांट्स आ गए वनस्पति में, एंड सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी का उपजाऊपन घटता है। दूसरा, हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ। बच्चों, बारिश का पानी जब बहुत तेजी से गिरता है नीचे, एसिड रेन वाला, तो ये बहता है स्लोपी एरिया में, नदी नालों में मिलकर नदियों में पहुंच जाता है, वाटर बॉडीज में, तालाबों में पहुंच गया, झीलों में, नदियों में पहुंच गया, उनमें मछलियां होती हैं, कई प्रकार के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और एसिड रेन के कारण इनके जीवन पे भी खतरा होता है। कई प्रकार के एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उनको खतरा होता है। ठीक है, सो इट इज हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ। कई जैसे कछुए हैं, मछलियां हैं, डॉल्फिन्स हैं, इन सब के जीवन पे खतरा होता है एसिड रेन के कारण। मे कॉज स्किन इरिटेशन। बच्चों, आप मौसम की पहली बारिश में भीग रहे हो, सपोज भाई अभी तक जैसे मान लीजिए कभी बारिश नहीं हुई है, तो खूब सारी पोल्यूटेड एयर है हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, और पहली बार जब सीजन की बारिश होती है तो खूब सारे एसिडिक ऑक्साइड्स घुल मिल के पानी के साथ एसिड रेन बनाते हैं और वो नीचे आ जाता है। और ऐसी रेन में यदि हम भीग जाएं बच्चों, तो हमारी चमड़ी झुलस जाएगी। समझ में आ गया? हमारी जो स्किन है उसमें खुजली, जलन होने लगेगी, तो इट मे कॉज स्किन इरिटेशन। तो एसिड हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ठीक, उसके बाद इट डैमेजेस बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स में जो हमने अभी ताजा ताजा नया कलर लगाया है, बिल्डिंग्स में अच्छा अच्छा जो हमने पेंट करते हैं वो सब बेकार हो जाता है। मार्बल वगैरह की बिल्डिंग हो तो मार्बल का कलर फीका हो जाएगा, येलोइश कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो कईयों का फर्श होता है, फर्श पे एसिड गिर जाए तो कलर, जो मार्बल है उसकी पपड़ियां निकलने लगेंगी, तो बिल्डिंग को काफी नुकसान होता है। कई मंदिर वगैरह होते हैं उसमें मार्बल खूब प्रयोग में होता लाया जाता है, तो उनको नुकसान होता है। उसके बाद अगला क्या है हमारे बच्चों, हम ना बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम हमारे देश में होता रहता है, और इस कंस्ट्रक्शन के काम में हम तरह तरह के मेटल्स यूज करते हैं, लोहा बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है कि नहीं? ब्रिज बनाने के लिए, हमारे जो छत वगैरह आरसीसी वगैरह डलता है, पिलर्स वगैरह बनाते हैं, तो लेंटर वगैरह डालने के लिए हम सरिये यूज करते हैं लोहे के। अब अगर एसिड रेन गिरती है तो एसिड रेन जो होती है इन सरियों को तेजी से जंग लगाती है। समझ में आ गया? मेटेलिक पार्ट्स का कोरोजन बहुत तेज से होता है, ये कमजोर हो जाते हैं, इनकी लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है ना? सो इट कॉजेज रैपिड कोरोजन ऑफ मेटेलिक पार्ट्स। ऐसे मेटेलिक पार्ट्स हम रेलवे ब्रिजेस में यूज करते हैं, रेलवे गर्डर्स वगैरह जो होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, उनमें यूज करते हैं। ठीक है, पुल होते हैं ट्रेन के जो कि नदियों के ऊपर से जाते हैं, तो ये मेटेलिक पार्ट्स सब क्या होते हैं, करोजन हो के जल्दी खराब होते हैं। समझा गया? पटरियां बेकार होती हैं। चलिए, उसके बाद क्या, इट इज हार्मफुल फॉर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। और जो हमारा ऐतिहासिक इमारतें हैं जैसे कि ताजमहल, जो कि पूरा सफेद कलर के मार्बल का बना हुआ है, अब बारिश के मौसम में बच्चों इस ताजमहल को एसिड रेन से बचाने के लिए इसको टर्पोलिन, तिरपाल से ढक दिया जाता है, विजिटर्स के लिए कुछ महीनों के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि बच्चों इट इज वन ऑफ द 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के जो 8 अजूबे हैं उसमें से एक है ताजमहल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। बहुत लाखों लोग इसको देखने आते हैं, तो इसकी सुंदरता को देखने आते हैं, बदसूरती को कोई देखने नहीं आएगा। अब अगर एसिड रेन, क्योंकि ताजमहल आगरा में, और आगरा के पास ही थोड़ा सा दूर है मथुरा में ऑयल रिफाइनरी, भयंकर रूप से पोल्यूशन कॉज करती है। ठीक है कि नहीं क्या? और यही कारण है कि आसपास का पोल्यूटेड खूब इंडस्ट्रीज हैं आगरा रीजन में, तो वहां से जो पोल्यूटेड एयर है वो पानी के साथ घुल मिल के एसिड रेन बनाती ही बनाती है, और ये एसिड रेन ताजमहल को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके कारण ताजमहल को बारिश के मौसम में ढक दिया जाता है, टरपॉलिन से, तिरपाल से ढक देते हैं और फिर खोलते हैं बारिश के मौसम के बाद में। ठीक है ना? तो ताजमहल जो होता है इसमें जो मार्बल लगा है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो एसिड्स जो होते हैं ना एसिड रेन में, उसके साथ रिएक्ट करके पपड़ियां बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट की, येलोइश कलर की पपड़ियां बन जाएगी, तो ताजमहल कमजोर होगा। इसी को बोलते हैं करोजन ऑफ मार्बल। तो ऐतिहासिक इमारतों को भी नुकसान होता है। तो ये था बच्चों हमारा क्या, एसिड रेन के हानिकारक प्रभाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों,
ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो लोहे का जंग लगना है, क्या ये कंबशन की श्रेणी में आता है? बिल्कुल आता है, लेकिन ये स्लो कंबशन है, बहुत धीरे धीरे कंबशन होता है यहाँ पे। तो कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन? क्या रस्टिंग की जो प्रक्रिया वो कंबशन कहलाया जा सकता है? डिस्कस करके बताइए। कंबशन इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस केमिकली कंबाइंस विद ऑक्सीजन। कंबशन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सब्सटेंस केमिकली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और हीट बनती है, ठीक है कि नहीं? क्या अब रस्टिंग बच्चों कई प्रकार का रस्टिंग होता है। कुछ कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन रस्टिंग का काम करती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिसमें दूसरे गैसेस भी रस्टिंग का काम करती है, जैसे चांदी है। अब चांदी है, सिल्वर, उसमें जो रस्टिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण H2S, तो वहां ऑक्सीजन नहीं है, तो वो रस्टिंग की श्रेणी में नहीं आएगा। तो रस्टिंग की श्रेणी में बच्चों वही मेटल्स आएंगे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके खराब होते हैं। समझ में आ गया? सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये कुछ हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो बहुत सारे मेटल्स हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ इजीली रिएक्ट कर जाते हैं, तो उनका जो रस्टिंग है वो कंबशन की श्रेणी में आएगा। ऑक्सीजन होना जरूरी है, ठीक। तो इन रस्टिंग, रस्टिंग में क्या होता है? ए मेटल लाइक आयरन, आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं। आयरन जैसा कोई भी मेटल स्लोली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और साथ में नमी भी होती है, टू प्रोड्यूस हीट, और साथ में बहुत सारी हीट एनर्जी बनती है। द हीट प्रोड्यूस इज वेरी लिटिल, और हीट काफी कम होती है तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, हेंस रस्टिंग इज ए स्लो कंबशन। तो ये कंबशन का ही प्रकार होता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ कैन ए फायर बी कंट्रोल्ड? तो बच्चों हमने देख चुके हैं कंबशन के लिए तीन जरूरी कंडीशंस, सब्सटेंस कंबस्टेबल होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर पहुंचाने के लिए उसको इनफ हीट दे दी जाए, और एक सपोर्टर ऑफ कंबशन होना चाहिए एयर या ऑक्सीजन में से, ठीक। अब मान लीजिए कोई सब्सटेंस जल रहा है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर वो पदार्थ जल रहा है आग पकड़ के, तो कंबस्टेबल तो है, कंबस्टेबल है। अब इसकी आग बुझानी है, हमको कंट्रोल करना है ना, आग को बुझानी है। तो सीधी बात है, सब्सटेंस जो कंबस्टेबल है उसका वो गुण तो चेंज नहीं कर पाएंगे, छू मंतर करके ये तो नहीं कर पाएंगे कि नॉन कंबस्टेबल बन जाए, तो कंबस्टेबल तो रहेगा। अब दो कंडीशन और बच गई, क्या? एक तो इग्निशन टेम्परेचर वाली, और दूसरी कौन सी? सपोर्टर वाली। तो यदि हम उसका तापमान गिरा दें, उसका तापमान इग्निशन टेम्परेचर से नीचे कर दें, और या फिर हम जो सपोर्टर है वो हटा दें, ऑक्सीजन या एयर हटा दें, तो तुरंत आग बुझ जाएगी। तो यही करते हैं हम, देखिए। हाउ कैन ए फायर बी कंट्रोल्ड? आग को नियंत्रण में करने के दो मेन तरीके क्या हैं? तो इफ फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी, बच्चों इफ की जगह क्या कर लेंगे, सिर्फ आप यहां पे कर लेंगे फायर, ओके। तो फायर को नियंत्रण करने के, कंट्रोल करने के मतलब बुझाने के क्या तरीके हैं? तो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन। तो मैंने दो क्यों लिए? क्योंकि भैया आग लगी है तो कंबस्टिबल तो है वो, तो अब दो कंडीशन कौन सी शेष रह गई? एक तो इग्निशन टेम्परेचर वाली, और दूसरी एयर सप्लाई वाली, ठीक है ना। तो इनमें से कोई सी भी दो कंडीशन हटा लो, रिमूव कर लो, आग बुझ जाएगी। तो सबसे पहले कट ऑफ द एयर सप्लाई, भैया एयर मिल रही है चारों तरफ से, अगर एयर ना मिल पाए तो आग बुझ जाएगी। और दूसरा क्या है? लोअर द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस, जो पदार्थ जल रहा है उसका तापमान गिरा दो। अब तापमान कैसे गिराएंगे मैं आगे एग्जांपल से बताऊंगा, तो आग बुझ जाएगी। और तापमान इतना गिरा दो कि इग्निशन टेम्परेचर के नीचे पहुंच जाए, तो फिर लपटें बंद हो जाएंगी। तो ये दो कंडीशन जरूर याद रखेंगे, ये आपके बच्चों क्वेश्चन भी है, आग को नियंत्रण करने के तरीके क्या है। अब मैं एग्जांपल्स के साथ में समझा रहा हूं अलग अलग मेथड्स आग को नियंत्रण करने के, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग ए फायर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। चलिए सबसे पहला, बच्चों मान लो कोई पदार्थ जल रहा है, तो जलने के बाद में सबसे पहले लोग भागते हैं पानी लेने, ठीक है ना, पानी डालते हैं ना। तो पानी डालने से बच्चों क्या होता है, जैसी जलती हुई चीज पे पानी डलेगा ना, तो पानी की छींटों से उस जलती हुई चीज का तापमान तुरंत कम होने लगता है। भाई पानी ठंडा होता है ना, तो तापमान कम हो जाएगा, और जैसे ही तापमान इग्निशन टेम्परेचर के नीचे आया, आग तुरंत बुझ जाती है। समझ में आया? तो देखो, बाय स्प्रेइंग वाटर ऑन बर्निंग सब्सटेंस, जलती चीज पे पानी छिड़क दिया जाए, द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इमीडिएटली डिक्रीजेस, तुरंत उसका तापमान कम हो जाएगा। जैसे लकड़ी जल रही है, तुरंत उसमें पानी डाल दो, तुरंत आग बुझ जाती है, क्योंकि तापमान इमीडिएटली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो व्हेन इट बिकम्स लेस देन द इग्निशन टेम्परेचर, द फ्लेम गोज ऑफ, और जैसे ही तापमान गिर करके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे पहुंच जाएगा, तो लपट बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। पहला पॉइंट, ठीक। दूसरा, बच्चों कई आग बुझाने के यंत्र आते हैं हमारे पास, आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी लटका हुआ है ऑफिस के जस्ट सामने, रेड कलर का, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। उसमें कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, मैं आगे आपको पूरा प्रिंसिपल और वर्किंग समझा दूंगा उसका। तो होता ये कि उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल
के रिएक्शन से दो मेन प्रकार की चीजें बनती है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और जैसे हम उसका ऊपर का नोजल दबाते हैं ना, तो एक फाइन स्प्रे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड का और पानी का। पानी के छींटे तो क्या है, जलती हुई चीज का तापमान गिराते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, इसका एक बहुत विशेष योगदान है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी होती है बच्चों। अगर आप सांस में बाहर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालोगे ना, तो ऊपर नहीं उड़ जाएगी, वो नीचे सिंक करके जमीन पे बैठ जाती है। CO2 गैस इज हैवियर देन एयर, इट डज नॉट राइज अप, इट सेटल्स डाउन। तो अगर हम किसी जलती चीज पर स्प्रे मार दें फायर एक्सटिंग्विशर से, तो एक तो पानी के छींटे निकलेंगे फाइन, उससे तापमान गिरेगा, आग बुझना चाहिए। दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो चारों तरफ से भारी है एयर से, तो उसको घेर लेती है जलती हुई चीज को। और एक बार CO2 ने घेर लिया उसको, तो एयर बाहर से नहीं मिल पा रही है। समझ में आ गया? तो हमने एयर सप्लाई कट ऑफ कर दी, दोनों कंडीशन हटा दी, तापमान भी गिरा दिया, एयर सप्लाई भी कट ऑफ कर दी, तुरंत आग बुझ जाती है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, बाय स्प्रेइंग CO2 अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस, जलती चीज के चारों तरफ CO2 स्प्रे कर दिया जाए। तो CO2 इज हैवियर, कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन एयर, एयर से होती है भारी, एंड सराउंड्स द बर्निंग सब्सटेंस, जलती हुई चीज जो होती है उसको घेर लेती है चारों ओर से, एंड कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, एयर नहीं मिलेगी कहीं से, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हेंस फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाती है आग। इन ए फायर एक्सटिंग्विशर, और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, आग बुझाने का यंत्र, रेड कलर का सिलेंडर, ए फाइन स्प्रे ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्प्रिंकल्ड ऑन द बर्निंग सब्सटेंस, जो भी जलती हुई चीज है उसके ऊपर पानी की बौछार और साथ में CO2 इसका मिक्सचर स्प्रे किया जाता है। तो पानी तो तापमान गिराएगा, CO2 एयर सप्लाई कट ऑफ करेगा, तो दोनों कंडीशंस एक साथ। अगला, इफ ए पर्सन क्लॉथ कैचेस फायर, मान लीजिए आप दिवाली के समय पटाखे छुड़ा रहे हो कहीं पे, कपड़े आपने ऐसे सिंथेटिक पहने हुए और अचानक आपके कपड़ों में आग लग जाए किसी के में, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम तो उसको फूंक नहीं मारना है, पानी लेने नहीं दौड़ेंगे, सबसे पहले कोई कंबल लाओ और कंबल में पर्सन को लिपेट करके जमीन पे रोल कर देना है। तो जैसे ही हम कंबल में, मोटे कंबल में लिपेट देते हैं ना कपड़ों को, पर्सन को, तो कंबल के कारण क्या होता है, बाहर से एयर नहीं मिल पाती, तो आग की लपटें तुरंत बंद हो जाती है। आपने देखा होगा कभी रजाई में आप अंदर मुंह डाल लेते हो कंबल में, तो कई बार सांस नहीं आता, तो सांस लेने के लिए बाहर करना पड़ता है ना। तो बस यहाँ पे भी जो हमारी फायर है, लपटें हैं, उसको एयर नहीं मिलनी चाहिए, तो कंबल उड़ा देना चाहिए, आग बुझ जाएगी। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आता है बच्चों कि यदि मान लीजिए किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग गई, तो आप क्या करोगे? वी विल रैप द पर्सन इन ए थिक ब्लैंकेट, एंड ब्लैंकेट के कवर करने से क्या होता है, एयर सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, तो आग बुझ जाती है। तो देखो, इफ ए पर्सन क्लॉथ्स कैचेस फायर, तो फर्स्ट एड में सबको याद रखना चाहिए क्या, इफ ए पर्सन क्लॉथ्स कैचेस फायर, ही और शी शुड बी इमीडिएटली रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, कंबल में लपेट देना चाहिए तुरंत, रोल कर दो जमीन पे लिटा करके कंबल में लपेट दो, ठीक है। टू कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, इससे ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और इससे आग बुझ जाती है। पुट आउट मतलब होता है आग बुझ जाना, ठीक। उसके बाद बच्चों कैंप फायर, कई लोग बच्चों पिकनिक मनाने जाते हैं बाहर जंगल में, खुले इलाकों में, और खासकर शिकारी लोग करते हैं ऐसा काम। और जंगलों में जब रात बिता रहे हैं, छोटा टेंट बना लिया और बाहर हमने आग जला ली। आपने एक डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, रात के समय जब भी वो कहीं रुकता है, बेयर ग्रिल्स, तो कहीं ना कहीं आग लगा लेता है वो, ठीक है। आग लगा लिया, जानवर से बचाव हो गया, ठंड से बचाव हो गया, लेकिन जब वहां से जाने लगे तो उस आग को बुझा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आग नहीं बुझाएंगे तो आग हवा से इधर उधर फैल के पूरे जंगल को जला के खाक कर सकती है, ठीक है। बहुत बार ऐसी छोटी मोटी गलतियों से जंगलों में आग लग जाती है। पिछला जो साल है 2019, उसमें ऐसे बड़े बड़े जंगलों में आग लगी है, USA में, कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में, देन उसके बाद अमेजन के फॉरेस्ट में आग लगी है। तो भयंकर रूप से आग लगती है जो महीनों महीनों तक चलती है, बहुत नुकसान होता है हमारे अर्थ का, ठीक। तो कैंप फायर समझ में आ गया? तो अगर हम ऐसी छोटी मोटी आग लगा लेते हैं, तो जब हम वहां से जा रहे हैं जगह को छोड़ करके, उस आग को पूरी तरह से बुझा देना चाहिए। अब क्या करते हैं वहां पे, फूंक मार के बुझाएंगे? फूंक मारेंगे तो उल्टा और एयर मिलेगी, आग भड़केगी। तो क्या करना चाहिए, सपोज पानी डाल दे, पानी है नहीं वहां पे आसपास, पीने के लिए नहीं है, तो आग पे कहां से डालेंगे? तो क्या कर सकते हैं बच्चों, मिट्टी उठाना सूखी और मिट्टी डाल देना उसके ऊपर, तो मिट्टी डालने से एयर सप्लाई कट ऑफ हो गई, तो भी आग बुझ जाएगी। समझ में आ गया? तो ड्यूरिंग ए कैंप फायर वी कवर द बर्निंग वुड विद सॉइल, जो भी लकड़ियां वगैरह जल रही है उसको हम क्या है, मिट्टी से कवर कर देते हैं। तो दिस कट्स ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई, इससे क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो गई, एयर नहीं मिलेगी, कवर हो गई मिट्टी से आग, तो आग बुझ जाती है। समझ में आ गया? उसके बाद बच्चों, कई बार होता है आग ना बिजली के उपकरणों में लग जाती है, बिजली के तारों में आग लगी, शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई मशीन में, प्रेस में आग लग गई, किसी में भी आग लग सकती है। समझ में आ गया? तो अगर बिजली के उपकरण में किसी में आग लग जाए, तो बच्चों पानी कभी नहीं फेंकना चाहिए, कारण पानी जो हम नल से ले लेते हैं उसमें कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर होता है, इन मिनरल्स के कारण वो एक कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर हमने पानी डाला ना, बिजली की लगी हुई आग जो होती है,
तो क्या होगा बच्चों, पानी से वो सब पानी गिरेगा, पानी गीला हो जाएगा, हम हमारे हाथ गीले रहेंगे तो हमको झटका लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो कभी भी जो बिजली से लगने वाली आग है उसको पानी डाल के नहीं बुझाना चाहिए, झटका लग सकता है बहुत जोर का। समझ में आ गया? उसके अलावा बच्चों कई बार जो होता है, हमारे ऑयल होते हैं, ऑयल कई प्रकार के, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनमें आग लग गई तो इसको भी पानी से नहीं बुझाया जा सकता। उसका कारण है, मान लीजिए एक जगह है उसमें पेट्रोल में आग लगी हुई है, हमने पानी डाल दिया, तो वो जो पेट्रोल जो होता है ना, ऑयल कोई भी, वो पानी से हल्का होता है। तो जल कहाँ रहा है, पेट्रोल जल रहा है। अगर हमने पानी डाल दिया तो पानी से पेट्रोल हल्का होता है, वो पानी के ऊपर तैर के आ जाएगा और जलता रहेगा और ऊपर से ऑक्सीजन लेता रहेगा। तो पेट्रोल की, डीजल की आग पानी डाल के नहीं बुझाई जा सकती। आप देख लेना, कोई समुद्र है, समुद्र में आप एक बहुत सारा टैंकर तेल का, पेट्रोल का फैला दो और उसमें तीली लगा दो, जल जाएगा, ऊपर से, ऊपर जलता रहेगा, नीचे पानी पड़ा रहेगा। समझ में आ गया? तो अगर हम कितना भी पानी डालेंगे, पानी नीचे चला जाएगा, पेट्रोल तैर के ऊपर आ जाएगा। तो कई बार ऐसे भी होता है, कई टैंकर वगैरह फट जाते हैं, आग लग जाती है, तो पानी के सतह के ऊपर आग लगी रहती है कई समय तक, जब तक पूरा ऑयल जल के खत्म नहीं हो जाता। समझ में आ गया? तो तेल, पेट्रोल, डीजल की आग और बिजली की आग, इसको हम क्या है, पानी से नहीं बुझा सकते। कारण समझ में आ गया आपको? अलग से मैं 2 क्वेश्चन आगे देखो दे दिए है मैंने यहाँ पे। देखो 9th वाला क्वेश्चन क्या बताओ, और 10th वाला क्वेश्चन ऐसे ही है दोनों, ठीक है ना? 9th क्या है बताओ, वाई शुड वाटर नॉट बी थ्रोन ऑन ए फायर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑयल और पेट्रोल। जो तेल है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इनमें अगर आग लग जाए ना, तो पानी फेंक के क्यों नहीं बुझाई जा सकती? इट इज बिकॉज ऑयल एंड पेट्रोल आर लाइटर देन वाटर। ऑयल और पेट्रोल जो होता है पानी से हल्के होते हैं। इफ वाटर इज थ्रोन ऑन बर्निंग आर्टिकल, यदि जलती हुई चीज पे हम पानी फेंके भी गए ना, द ऑयल और पेट्रोल राइजेस अप, पानी के ऊपर आ जाएगा वो निकल के, एंड वाटर सेटल्स डाउन, पानी नीचे बैठ जाएगा, एंड द आर्टिकल कंटिन्यूज टू बर्न। तो उसमें आग लगी ही रहेगी, बुझेगी नहीं पानी डालने से। तो कभी भी इसके लिए अलग से फोम बेस्ड ऑर्गेनिक हमारे स्प्रेज आते हैं, उन स्प्रेज की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, आग बुझा सकते हैं। पानी से आग नहीं बुझ पाएगी, तो उसके अलग ही फोम बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, कई बार कारों में लगते हैं, छोटे छोटे आते हैं बिल्कुल स्प्रे, जैसे हमारे डिओड्रेंट्स नहीं होते, उस प्रकार के छोटी छोटी बॉटल्स में आते हैं ऐसे स्प्रे, ठीक है? बैंक्स में होते हैं ये, गाड़ी मोटरों में भी लगाने चाहिए, कई बार चलती गाड़ी में आग लग जाती है, तो बिजली के सर्किट वगैरह में आग लग जाती है, तो पानी डालने से नहीं बुझेगी, और चलती गाड़ी में पानी कहाँ से लाएंगे हम? 10th क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ फायर शुड नॉट बी पुट ऑफ बाय थ्रोइंग वाटर। किस प्रकार की आग को पानी फेंक करके नहीं बुझाया जाना चाहिए? तो मैं बताया आपको क्या, बिजली के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग को पानी फेंक के नहीं बुझाना चाहिए। तो फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, इट शुड नॉट बी पुट ऑफ बाय थ्रोइंग वाटर। क्यों? इट इज बिकॉज वाटर इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पानी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का चालक है, ठीक है ना? एंड द पर्सन थ्रोइंग वाटर ऑन फायर में गेट इलेक्ट्रिक शॉक। जो पर्सन पानी फेंक रहा है आग के ऊपर बुझाने के लिए, उसको आग तो बुझेगी नहीं, उसको झटका जरूर लग जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। हाइड्रोजन हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। हाइड्रोजन गैस, H2 गैस जो होती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, बताया था ना मैंने कितनी है, 150,000, 1.5 लाख किलो जूल पर केजी। मतलब जो हमारा बेस्ट ईंधन है किचन में जो हम यूज करते हैं, CNG, LPG, उसका 55,000 किलो जूल पर केजी है, इसका 3 गुना है, लगभग 150,000 किलो जूल पर ग्राम पर केजी, ठीक है? तो अभी क्या, इतना ज्यादा एनर्जी कैलोरिफिक वैल्यू होने के बावजूद भी इसको हम क्या है, ईंधन के रूप में यूज नहीं करते घर में। क्यों? रीजन क्या है इसका? रॉकेट्स में जरूर करते हैं लेकिन घर में नहीं यूज करते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, बिकॉज, तो घरेलू ईंधन, किचन का ईंधन के रूप में इसको हम यूज नहीं करते, इसके लिए सूटेबल नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है? 2 मेन कारण है। पहला, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव, ये क्या है, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, ठीक है? इसमें विस्फोट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड सेकेंडली, मैंने बताया ये शांति से जलता नहीं है, आवाज बहुत करता है। इट बर्न्स विद ए कैरेक्टरिस्टिक पॉपिंग साउंड, चट चट पट पट की आवाज आएगी, बहुत तेज गूंजने वाली आवाज, सर दर्द हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये स्मूथली नहीं जलता है, इस कारण से इवन दो इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, स्टिल इट इज नॉट यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। हाँ, इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं इसको, और अलग अलग पर्पजेस के लिए, रॉकेट फ्यूल में यूज होता है, बट डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए इसको यूज नहीं किया जाता। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बच्चों, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है 12th, हम समझेंगे जो फायर एक्सटिंग्विशर है, जो आग बुझाने के यंत्र होता है ना, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो सोडा मतलब इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, तो इसीलिए इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है। तो ये दोनों केमिकल्स जो होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इनके रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और इसका स्प्रे हम डालते हैं जलती चीज पे, जिससे आग बुझ जाती है। अभी मैंने डिस्कस किया। तो किस प्रकार से काम करता है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो
आज जो मैंने समझा इसको ध्यान से देख करके वर्ड टू वर्ड लास्ट तक अच्छे से समझ करके इसको नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।